अभी मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग अच्छा खासा वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और इसी मोल कॉन्सेप्ट में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट होगा रेडिकल्स एंड वैलेंस। रेडिकल्स एंड वैलेंस। हाँ, ये टेबल आपके लिए बनाई गई है जो आज क्लास में हम लोग यूज करेंगे, बट चूंकि वीडियोस को हम कट करना पसंद नहीं करते, इससे पहले ही वीडियोस के पहले ही इस टेबल को बना दिया गया। फिलहाल इसे इग्नोर करें और देखें कि क्या होता है रेडिकल्स और वैलेंस। पहले समझा जाए कि यह वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, तो इसे दो तीन तरह से आप डिफाइन करें। वैलेंसी क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is required for a atom to be in a neutral state or to achieve क्या inert gas। थोड़ा सा देखो, कह रहा है कि वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम को जरूरत हो जिससे कि वह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच सके, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियोन, और नियोन की कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। ठीक है, तो उस केस में इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करें तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 और इसकी नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो है आर्गन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 288, और इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। मतलब इस केस में भी वैलेंसी। तो वैलेंसी को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड और रिलीज्ड बाय सम एटम टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी मदद से वह उस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच रहा। किसी की बुक में इसकी डेफिनेशन हाइड्रोजन टर्म्स में बोला जाता है कि इट इज अ कैपेसिटी टू डोनेट हाइड्रोजन एटम और एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कितने हाइड्रोजन एटम को यह एक्सेप्ट कर सकता है और कितने हाइड्रोजन एटम को ये डोनेट कर सकता है, उस केस में भी आप वैलेंसीज को डिफाइन कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स का सीधा मतलब इस इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। हाइड्रोजन एटम्स का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री में जब भी अगर बोले कि हाइड्रोजन एटम, मतलब कि केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एटम है जो केमिकली एक्टिव सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ही है। इसलिए जहां भी आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, उसी टर्म्स में आप हाइड्रोजन को रख सकते हैं। वैलेंसी केवल सीधे शब्दों में समझा जाए, वैलेंसी वह इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जिसकी मदद से वह कोई भी एटम को अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचा सकता है। ठीक है, वह कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन वह केवल एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है जिससे कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच सके, और इसलिए इसकी वैलेंसी 1। वैलेंस सेल और वैलेंसीज में पूरी तरह से कोई रिलेशन नहीं है, इसे जबरदस्ती रिलेट ना। एक ट्रिक के रूप में लोग कहते हैं कि वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 को भी रख सकते हैं। अगर वैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4, तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 होगी। लेकिन अगर इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 5 6 7 8 मिला है, तो इसकी वैलेंसी 3 2 1 और 0 ऐसे। तो आप अगर वैलेंस सेल से इसे रिलेट करके लिखना चाहते हो तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं कि वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है
तो वैलेंसी 1 2 3 4 हो गए, और अगर वैलेंस शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 2 1 0। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हो, इफ इन वैलेंस शेल देयर आर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, वैलेंसी विल बी 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, एंड इफ देयर 5 6 7 8 electrons are present in outermost valence shell, valency will be 3 2 1 0। तो हमें लगता है कि वैलेंसी पॉइंट को आप समझ सकते हो और समझ गए। अब आते हैं दूसरी पॉइंट जो आज के टॉपिक है रेडिकल्स। तो समझा, कुछ लोग आयंस को रेडिकल बोलते हैं, जो बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेडिकल्स की खुद की अपनी एक डेफिनेशन, जिसे समझे कि चार्ज स्पेसिस जो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं उसे कहते हैं रेडिकल्स। लेकिन चार्ज स्पेसिस जो केवल चार्ज स्पेसिस है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है या फिर स्टैटिक वे में बाहर पड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं आयंस। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है और उस समय चार्ज के साथ है, तो उसे कहेंगे रेडिकल्स। तो रेडिकल्स केवल लिख सकते हैं आप कि चार्ज पार्टिसिपेंट ऑफ एनी रिएक्शन और केमिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर के आधार पर रेडिकल्स को भी हम दो तरीके से जानते हैं, दो तरह के रूप में जानते हैं। एक है पॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरा होगा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरा नेगेटिव रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल्स उसे कहते हैं, समझा जाए, अगर कोई स्पेसीज, केमिकल एटम ग्रुप्स कोई भी हो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर कोई स्पेसीज पॉजिटिव चार्ज के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रेडिकल्स को समझिए कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल्स, और सिमिलरली negatively charged radicals are negatively charged species are called negative radicals। अगर आप चाहो तो पॉजिटिव रेडिकल्स को केटायन से रिलेट कर सकते हो और नेगेटिव रेडिकल्स को एनायन से रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों बातें सेम है, जो कि पीछे की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केटायन का क्या होता है और एनायन क्या होता है, कैसे केटायन बनता है एटम से या ग्रुप से, या एनायन कैसे फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखें कि इस वैलेंसीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो समझा जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स को वैलेंसीज के आधार पर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स को वैलेंसीज के आधार पर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि अगर पॉजिटिव रेडिकल्स हमने क्लासिफाई किया तो ये बताया कि उसमें जो चार्ज होगी वो होगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स करने का मतलब है कि उस स्पेसिस पर जो चार्ज मिलेगा वह पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन अगर चार्ज सिंगल रहा, मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर आपको पॉजिटिव रेडिकल्स पर मिला, तो ऐसे स्पेसिस को कहा जाता है मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, अगर आपको किसी पॉजिटिव रेडिकल पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो उसे कहते हैं मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। सिमिलरली अगर आपको 2 पॉजिटिव चार्ज अगर आपको मिल रहे हैं प्लस प्लस या फिर 2 प्लस की तरह से लिखा हुआ, तो उसे कहा जाता है डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। अगर 3 मिलता है 3 पॉजिटिव चार्ज
या 3 प्लस, तो आप इसे बोलते हो ट्राइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। और अगर आपको 4 पॉजिटिव साइंस मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं, तो आप इसे टेट्रावैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो समझिए, अगर पॉजिटिव रेडिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज तो मोनोवैलेंट, 2 पॉजिटिव चार्ज तो डाइवैलेंट, 3 पॉजिटिव चार्ज तो ट्राइवैलेंट और 4 पॉजिटिव चार्ज तो टेट्रावैलेंट। तो हमने यहां लिखा है पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स को, तो मोनोवैलेंट मतलब कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल को ये मोनोवैलेंट बोला, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंस की लिस्ट बना रखी है। डाइवैलेंट मतलब 2 प्लस वाले चार्ज को जिसकी वैलेंसी 2 हो, वैलेंसी 2 हो, 2 चार्ज इस चीज को इंडिकेट करता है कि इनकी वैलेंसी 2 होगी और इसीलिए इनका नाम हुआ है डाइवैलेंट। तो डाइवैलेंट के इंपॉर्टेंट कुछ रेडिकल्स को हमने दिखाया है। ट्राइवैलेंट मतलब जिन पर 3 प्लस लिखा हो और जिनकी वैलेंसी 3 हो। याद रखें, डाइवैलेंट की वैलेंसी 2 है, ट्राइवैलेंट की वैलेंसी 3 है, टेट्रावैलेंस की वैलेंसी जिस पर 4 प्लस लगा हो इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो मोनो मतलब हुआ 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, एक वैलेंसी या सिंगल चार्ज वाले जो पॉजिटिव रेडिकल्स मिलेंगे उसे बोलेंगे मोनोवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब डाई मतलब 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, 2 वैलेंसी वाले पॉजिटिव रेडिकल्स को मिलेंगे डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स, 3 को ट्राइवैलेंट और 4 को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। सिमिलरली पॉजिटिव रेडिकल्स की तरह नेगेटिव रेडिकल्स को भी 4 कैटेगरीज में पढ़ा जाता है और वो 4 कैटेगरीज हैं मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, पहला है मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है, मतलब कि वैलेंसी 1। दूसरा डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, मतलब वैलेंसी 2। ट्राइवैलेंट मतलब 3- जिस पर सिंबल लगेगा वैलेंसी 3, और टेट्रावैलेंट नेगेटिव 4-1। हमने यहां पर लिस्ट में कुछ बताया है। मोनोवैलेंट, मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, 1 वैलेंट वाले नेगेटिव रेडिकल्स जिस पर आपको माइनस साइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वैलेंसी 1 हो रही है, ठीक है। डाइवैलेंट 2- के साथ, डाई का मतलब 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, 2- आपको चार्ज के रूप में दिख रहा है और इसकी वैलेंसी 2 है। कुछ इंपॉर्टेंट की लिस्ट मैंने बना रखी है। ट्राइवैलेंट वैलेंसी 3 और नेगेटिव रेडिकल्स है, इसलिए ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंसी, 3- चार्ज के साथ आपको दिखेगा, इंपॉर्टेंट रेडिकल्स लिख दिया। टेट्रा मतलब 4, वैलेंस मतलब वैलेंसी और आपको 4- चार्ज के साथ ये दिखेगा। तो ये हुए रेडिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम लोग देखें कि रेडिकल्स क्लासिफिकेशन के आधार पर हमें फायदा क्या मिलने वाला है तो समझा, तो फायदा मिलेगा केमिकल फॉर्मूला, जिसका एक फिक्स कॉन्सेप्ट है कि इसी कॉन्सेप्ट पर रेडिकल्स के आधार पर केमिकल फॉर्मूला को लिखा जाए। अब तरीका क्या रहेगा केमिकल फॉर्मूला को, तो कहता है कि अगर कोई भी 2 रेडिकल्स के बीच में कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, अगर मान लो कि आपको 2 रेडिकल्स के बीच में केमिकल कंपाउंड बनता है, तो पहले पॉजिटिव रेडिकल्स को लिखिए और दूसरे में नेगेटिव रेडिकल्स। अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला भी डेवलप कर रहे हैं तो पहले पॉजिटिव रेडिकल्स का फॉर्मूला मतलब उसका सिंबल लिखेंगे और उसके बाद नेगेटिव रेडिकल्स। अगर आप उस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव रेडिकल्स में जो आपने लिया है उसका नाम लिख दो, स्पेस दे दो और नेगेटिव रेडिकल्स का नाम लिख दो। चलो कैसे बन रहा है तो देखिए केमिकल फॉर्मूला। कहता है कि पॉजिटिव रेडिकल्स से किसी एक को रैंडम ले लो ताकि हम लोग सीख सके।
तो कैल्शियम को हमने सेलेक्ट कर दिया Ca2+ कैल्शियम, और नेगेटिव रेडिकल से किसी एक को रैंडम सेलेक्ट कर दो, तो किसी एक को सेलेक्ट कर दिया सल्फेट, आप किसी को भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इन दोनों के बीच में किसी केमिकल को बनाना चाहते हैं, इसका नाम होगा सल्फेट, तो पहले तो ये समझ लें जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम रहेगा कैल्शियम सल्फेट, मतलब पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद। ठीक है, रैंडम किसी भी कॉम्बिनेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना इनफाइनाइट नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब क्या करना है समझो, जो चार्ज आपको दोनों के ऊपर लिख रहा है उसका इंटीजर वैल्यूज लिखिए। ठीक है, जो मिल गया 2 और 2 हमें इंटीजर वैल्यूज मिल चुका है, और कहता है कि इसके सिंपलेस्ट रेशियो को लिख दीजिए। तो 2 और 2 का सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:1, जिसे आपको एक बॉक्स में बंद करना है। जो भी चार्ज रहेगा उस चार्ज को ऊपर में लिखना है, और उसके बाद उसके सिंपलेस्ट रेशियो को ऊपर में उस नंबर के साथ बता दो। अब कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, जो नंबर आपको यहां मिले वह होगी नेगेटिव आयंस की संख्या, और जो नंबर आपने बॉक्स में रखा है वो पॉजिटिव आयंस के लिए संख्या बता। तो फिलहाल हमारे लिए दोनों के लिए 1:1 आया, मतलब Ca1 और सल्फेट आयन 1, मतलब कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया CaSO4। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझे उनके लिए 1-2 और एग्जांपल्स लेंगे। तो हम कैल्शियम सल्फेट बना लिए, या वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एडवांटेज होगा आपके पास। ध्यान रहे, जब भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है, एक किसी को पॉजिटिव साइड से लेना है। पॉजिटिव साइड से हमने ले लिया बिस्मथ। ठीक है, तो Bi3+ बिस्मथ। ठीक है, और नेगेटिव आयन से लेना है, तो नेगेटिव से हम ले लेते हैं क्लोराइड ClO2-, क्लोराइड ClO2-। अब देखो इनके कंपाउंड जो बनेंगे उसका नाम पहले से तय है, बिस्मथ क्लोराइड, पहले पॉजिटिव का नाम फिर नेगेटिव का नाम हमारा पहले से कंपाउंड का मिल गया बिस्मथ क्लोराइड। काम क्या करना है, जो चार्ज दिख रहा है उसका इंटीजर वैल्यूज को ऊपर लिखे, तो यहाँ 3+ है तो 3 लिख दिया, यहाँ -1 है तो 1 लिखा। फिर कहा कि जो नंबर आपने लिख दिया उसका सिंपलेस्ट रेशियो वहां पर लिखने की कोशिश कीजिए। तो 3:1 का सिंपलेस्ट रेशियो सेम है, तो इसी को ही बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स बंद हो गया, क्रॉस चले जाओ, ये 3 संख्या दिखाएगी क्लोराइड की, और ये 1 संख्या दिखाएगी बिस्मथ की। मतलब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे Bi1 दिखाना है, और ClO2- जो था, ClO2 जो था वो दिखाना है 3। तो ये हुआ बिस्मथ क्लोराइड का फॉर्मूला BiClO2 का ऑथर्स। आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हमारे पास जो टेबल है बना हुआ, इसके प्रयोग से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाएंगे। अमोनियम को लिया है हमने NH4+, जिसे बोल रहे हैं अमोनियम। नेगेटिव के साइड से आप लोग तो अभी हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो, मान लेते हैं कि आपकी ओर से ही हमने सेलेक्ट किया है बोरेट। ठीक है, अमोनियम बोरेट का फॉर्मूला होगा BO3 क्या करना है, चार्ज के लिए नंबर लिख दीजिए, 3- के लिए 3, सिंपलेस्ट रेशियो 1:3 का सिंपलेस्ट रेशियो यही आ जाएगा। बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, क्रॉस लेके आ जाओ, क्रॉस लेके आए तो NH4 ऑथराइज और BO3 हो गया अमोनियम बोरेट का फॉर्मूला। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, या फिर हम रैंडम बोले तो कम से कम 75 कंपाउंड्स उसके नाम के साथ आप फॉर्मूलास डेवलप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये सारा टेबल आपको याद हो जाएगा इसकी कैटेगरी। तो आप इस टेबल की मदद से हर बार देख करके कम से कम 75 कंपाउंड्स को अपने नोटबुक में बनाएं,
ताकि ये टेबल आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय।